इस नई सीरीज में हम जानने वाले हैं अलग अलग कन्वेंशंस के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में और ट्रीटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये जो नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें से पहला वीडियो है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वियना कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, जो साइन की गई थी 1985 में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको सिर्फ ये याद रखनी है किसी भी तरीके से कि वियना कन्वेंशन आई थी ओजोन परत को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये था, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स थे जैसे CFC हो गया, HCFC हो गया, ठीक है ना, VOC, इनकी वजह से क्या हो रहा था, ओजोन परत को नुकसान हो रहा था। ओजोन परत का नुकसान होने से सीधे हमें, यानी कि जो ह्यूमंस हैं, यानी जो अर्थ पर, जो पृथ्वी पर जो लाइफ है, उसको सीधे नुकसान हो सकता था। कैसे? हार्मफुल जो UV रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। तो ओजोन परत को बचाने के लिए कौन सी कन्वेंशन, सबसे पहला जो प्रयास था वो था वियना कन्वेंशन। ओके, तो क्या याद रखना है? वो ये याद रखना है कि वियना कन्वेंशन आखिरकार किस लिए आई। तो याद रखना है कि ओजोन परत को बचाने के लिए। आप समझते हैं आगे। सो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है ना, किसके लिए है? ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 1985 1985 में और एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1988। ये कब है? जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हमारे सामने आती है, ठीक है ना, यानी कि ये इसका जब क्रियान्वयन, ठीक है ना, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इस कन्वेंशन का, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से शुरू होता है। ठीक है, अब बात आती है किसने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है ना, इसको अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, यूनेप ने। ये सेकंड आपका फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। सो इट इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है, वही बताया गया है कि वियना कन्वेंशन का जो अगला, ठीक है ना, अगला जो स्टेप था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी किसने अडॉप्ट किया था? यूनेप ने ही। ठीक है, तो आपको याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करता है ओजोन सचिवालय, ओजोन सेक्रेटरीट। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है? वो भी आता है यूनेप के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेन बॉडी है जो इसको मैनेज कर रही है वियना कन्वेंशन को, वियना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, वो है यूनेप। ठीक है, और मैनेजमेंट देखता है ओजोन सचिवालय। ठीक है, आगे समझते हैं। आपको अगर लिखना भी पड़ जाए ना तो कोई दिक्कत ना हो। तो ओवरव्यू में पहले आपको ये बताना है ये किस लिए आई थी। ठीक है ना, ये आई थी अर्थ ओजोन लेयर, पृथ्वी की जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट है। ठीक है ना, जिसका मेन पर्पस क्या था? रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी हर वो सब्सटेंसेस, ठीक है ना, हर वो केमिकल कह सकते हो, गैस कह सकते हो, ठीक है ना, उसको, उसका प्रोडक्शन रेगुलेट करने के लिए, या उसका जो कंजम्पशन जो हम यूज कर रहे थे उसको रेगुलेट करने के लिए, जो ओजोन को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, उन सब को रेगुलेट करने के लिए क्या आई? हमारी वियना कन्वेंशन। ठीक है ना, द कन्वेंशन हैज बीन रेटिफाइड बाई 198 पार्टीज, यानी 198 पार्टीज ने इसको रेटिफाई किया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्या है, हमारे जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों की सरकारें हैं वो शामिल हैं। कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होंगे, लेकिन मोस्टली इसमें क्या शामिल है? गवर्नमेंट शामिल है जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। ठीक है ना, अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन इज द प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लीशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के बाहर की रेंज हुआ, कुछ नेचुरल घटना घट रही है, प्राकृतिक घटना घट रही है, तो उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो यही है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है ना, अब चूंकि ओजोन लेयर ऐसा तो है नहीं है कि कहीं से एक कंट्री के ऊपर है बाकी कंट्री के ऊपर नहीं है जाके, अगर उसको रोकना होगा तो सारे कंट्री, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी कंट्रीज हैं आपस में कोऑपरेशन चाहिए होगा ना, तो इसी कोऑपरेशन के लिए ही ये सामने आती है। इट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है ना, इस कन्वेंशन ने बताया कि हमें सहयोग की जरूरत है। ठीक है ना, साथ में कुछ हमें सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे जिससे ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी तरीके से हमें वो नियम कानून बनाने होंगे, साथ में उन नियमों को
इस तरीके से यानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लागू किया जाए जिससे कि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। आप समझते हैं क्या होते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये कन्वेंशन करता क्या है? देखो कन्वेंशन यही करता है जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना, इसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। इसमें क्या शामिल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना, HCFC, हैलोन्स, ये सारे क्या हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना। ये वो केमिकल्स हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या था? इसको रेगुलेट किया जाए कि इनको कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है और कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, इसको रेगुलेट किया जाए। तो ये बेसिकली यूज कहाँ होते हैं? ये रेफ्रिजरेशन में, ठीक है ना, वहाँ यूज होते हैं, एयर कंडीशनिंग में, और भी कई इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता था। ओके, तो इनको रेगुलेट करने के लिए हमें क्या आई? वियना कन्वेंशन। So this convention requires parties to take measure to control the production and consumption of ODS। ODS बोले तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये क्या बोलती है कि जो भी यहाँ पे पार्टी, जिन पार्टीज ने साइन किया है, कितनी पार्टीज हैं? 198 पार्टीज ने साइन किया है, वो अब एक्शंस लें किसी भी तरीके से कि इन ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको किसी तरीके से इनका प्रोडक्शन कम किया जाए, ठीक है ना, इनका कंजम्पशन कम किया जाए। ये जिम्मेदारी है पार्टियों की। ओके, दिस इंक्लूड फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ओडीएस, ठीक है ना, रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन थ्रू द यूज ऑफ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। साथ में ये भी बात करता है कि मान लो CFC यूज हो रहा है तो क्या कोई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हो सकती है कि CFC की जगह कोई कुछ और यूज किया जाए, ठीक है ना। तो क्या किया जाए कि CFC हटा के उसका यूज किया जाए जिससे कि कम से कम ओजोन को नुकसान तो ना हो, ठीक है ना, और कुछ को तो बिल्कुल हटा ही दो, ठीक है ना। फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन ओडीएस, कुछ को पहले ही हटा दो किसी भी तरीके से। तो ये सारे स्टेप्स थे जो इसमें बताए गए थे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इसका? देखो, द कन्वेंशन इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल के बारे में अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ लो, जो भी बताया गया था वियना कन्वेंशन में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आई थी क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, उसको अडॉप्ट किया गया था 1987 में, ठीक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेट्स आउट स्पेसिफिक टारगेट्स एंड टाइम टेबल फॉर रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताता है कि ये टारगेट्स हैं और इस ईयर में ये टारगेट्स पूरे हो जाने चाहिए। अगर ये पूरे हो जाएंगे तो ही हम ओजोन परत को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे टारगेट्स और टाइम टेबल कौन स्पेसिफाई करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब लास्ट में एक इंफॉर्मेशन और याद कर लीजिए, वो ये है कि ये पहली एक ऐसी ट्रीटी है, ठीक है ना, ऐसा कन्वेंशन है जिसको वो वर्ष 2009 में लगभग एक यूनिवर्सल रेटिफिकेशन, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी देश हैं लगभग सब ने रेटिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ एनी काइंड टू बी साइंड बाय एवरी कंट्री इन वर्ल्ड, समझ गए। तो मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज थे उन्होंने इसको साइन कर दिया। ये लगभग यूनिवर्सल रेटिफिकेशन की ओर आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी आज, जो भी मैंने बताया वो था वियना कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, हम वो भी जानने वाले हैं आगे जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें।